थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, चैप्टर का नाम बेसिकली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट का नाम क्या है? थर्मल फिजिक्स। और इस थर्मल फिजिक्स के अंदर टोटल 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर उसमें थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और तीसरा चैप्टर होगा हमारा थर्मोडायनामिक्स। 3 चैप्टर इस सेगमेंट में हमें पढ़ने, ठीक है। और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर जो है हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मोमेट्री। उसके बाद में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैलोरीमेट्री। उसके
उसके बाद में ये बीच में यहाँ एक और चीज पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपांशन। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फेज चेंज वाला टॉपिक। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम हीट ट्रांसफर। क्या पढ़ेंगे? हीट ट्रांसफर के अंदर भी तीन टॉपिक है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। ठीक है, ये इतना बड़ा हमारा चैप्टर। अब उसमें से ये रेडिएशन वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे वो हमारे 12th बोर्ड्स में, ये किसमें है? 12th बोर्ड। केटीजी वाला पार्ट जो है ये हमारे किसमें है? 12th बोर्ड्स में। और थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट जो है ये हमारे किसमें है? ठीक है, ये हमारे, और बाकी जो भी है ये सब किसमें है? 11th क्लास। तो आइडियली अगले 1 महीने तक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, तो हम मजे से बिंदास बिना बोर्ड्स के बारे में सोचे जो है हम पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ये एक बेसिक आइडिया आपको इसलिए फ्लो चार्ट दे देता हूँ मैं, ताकि आगे जाके कभी थर्मल फिजिक्स लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब ये तीनों चैप्टर हुए। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लिखा हुआ आ रहा है उससे तीन थे। चलिए, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है उसमें हमारा पहला टॉपिक ही क्या है? थर्मोमेट्री। बढ़े आगे। अब लीजिए फर्स्ट हेडिंग, थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री। अब थर्मोमेट्री में हम क्या करने वाले, बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरमेंट। इस ब्रांच के अंदर हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ, जो हम सब लोगों का आता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये एक सिंपल बेसिक आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर का एक और मीनिंग होता है जो आप लोग अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, कि टेम्परेचर को हम मॉलिक्यूलर मोशन से भी डिफाइन करते हैं। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन होगा उतना हाई टेम्परेचर रहने वाला है ना। तो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि टेम्परेचर जो है वो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज मॉलिक्यूलर मोशन। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज मॉलिक्यूलर मोशन के। टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एवरेज मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है,
तो यहाँ से एक और क्लैरिटी आ गई है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है एवरेज मॉलिक्यूलर मोशन के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना ज्यादा बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मोशन हाई है उतना ज्यादा टेम्परेचर क्या रहने वाला है, हाई रहने वाला है। एक और चीज समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे और हमने ऐसे एक जगह बताया भी था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर हाई है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, हाई होने वाली है। अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होने वाला है। टेम्परेचर कौन सी दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, एक होती है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। अभी अभी थर्मो पढ़ लिया आप लोगों ने केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी? हाँ बताओ भाई, कल्पक क्या होता है? एटॉमिक लेवल पे चेंजेस। तो अभी हम यहाँ पे मोशन की बात, जैसे एटॉमिक लेवल पे हम बात करेंगे वेलोसिटी हो गया, ये हर पार्टिकल के ऊपर स्टडी हो रही है। तो टेम्परेचर कभी भी जो है हम पार्टिकल लेवल पे नहीं देखते, हम लार्ज स्केल पे देखते हैं। ये इतने सारे एरिया में, इस एरिया में कितना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है हमारे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। लिख दीजिए इसके अंदर, टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब समझ में आ गया ना, जहाँ पे आप पार्टिकल वाइज स्टडी नहीं कर रहे हो, आप बल्क में एक पूरा एक स्पेस कवर कर रहे हो, उस स्पेस पे जो है आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हें बताइए। उसके बाद में अगला हीट जो है, हीट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हीट से आप अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द हीट? हीट का मतलब क्या है? टोटल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वो तो इंटरनल एनर्जी। हीट का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मैंने किसी भी बॉडी को टच किया तो उससे मुझे क्या आ रहा है, कोल्डनेस और हॉटनेस का सेंसेशन आ रहा है। क्या आ रहा है उससे मुझे, हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन आएगा। कैसे आएगा, अगर मैं उसको आइस को टच कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी से उसमें हीट जा रही है, ठीक है ना। तो उस केस में जो है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जा रहा है। अगर मैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करूंगा तो उससे मेरी बॉडी में हीट है। तो जब मेरी बॉडी में हीट आएगा तो मुझे किसका सेंसेशन मिलेगा, हॉटनेस का। मेरी बॉडी से हीट जाएगा तो कौन सा सेंसेशन मिलेगा, कोल्डनेस। तो हीट का मतलब सिंपल टर्म में बोले कि भाई हीट इज द पहली बात फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ही, और उसको हम ऐसा भी देख सकते हैं ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो लिख दीजिए हीट इज द sensation of hotness or coldness and it flow from high temperature to low temperature। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर का, वो दे देते हैं। Heat is a sensation of hotness or coldness. It flows from high temperature to low temperature। It flow from high temperature to low temperature। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यूनिट हम सब लोगों को पता है, हीट की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट जूल होती है, सेल्सियस यूनिट हमारे अर्ज होती है, और मैकेनिकल यूनिट जो है वो कौन सी हो गई हमारे कैलोरी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो SI यूनिट हीट की क्या होगी हमारे पास में, जूल। सीडीएस यूनिट क्या है, और मैकेनिकल यूनिट क्या है, आई होप कन्वर्जन में आप सब लोगों को पता है क्या होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, अब उसके बाद में जब दो बॉडी एक दूसरे के क्या हो, कांटेक्ट में हो, और उसमें कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और उसमें अगर हीट फ्लो, अब ध्यान समझना,
इसमें इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ। क्या बोलने वाले हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी सुना होगा आप लोगों ने। क्या केमिस्ट्री में लिखवाया है इसके अंदर? क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बट ये हमारे पास में ये इस तरह से ए, बी और सी, ठीक है। ए जो है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? बी के साथ। ए जो सी जो है थर्मली इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? बी के साथ। तो हम बोल सकते हैं ए और सी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? नो हीट ट्रांसफर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। और क्या बोल सकते हैं? जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो क्या हो रहा है उनके बीच में? नो डाउट हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में अब कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है। अब कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है तो बॉडी किस में है हमारे? वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या है वो? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये एक चीज याद रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर आपको समझना है तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दो चीज हो गई। क्या हो गया है? नो हीट फ्लो बिटवीन कॉन्टैक्ट बॉडी और दूसरी चीज क्या होगी? टेम्परेचर आर इक्वल। ठीक है, चलिए ये तो हो गया टाइम पास वाला आइटम हमारा। ये एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी होगा? 1/4.1। ये तो है कि 0.299 कैलोरी। हो गया लिख के? चलिए, तो हम सब लोगों को एक चीज पता है कि थर्मोमीटर के अंदर जो है बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल यूज होने वाला है हमारा? कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है थर्मोमीटर के अंदर? थर्मोमीटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है भाई? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? क्योंकि उसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम वाला जो है प्रिंसिपल हमारा मेनली यूज होता है। कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम वाला। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल क्या है? देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, थर्मोमीटर के अंदर कौन होता है? मर्क्यूरी।
जब आपको थर्मोमीटर आपकी बॉडी पे टच करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर किसमें आ जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसमें आ जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर और जब इसीलिए थोड़ी देर ऐसा बोलते हैं, टच करते नहीं हटाते, उसको बोलते हैं कि थोड़ी देर तक होल्ड करके रखो। देन उसके बाद में फिर हम लोग जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो फिर हम उसकी जो है रीडिंग मेजर होती है। समझ में आया ना? तो उसने आपका टेम्परेचर नहीं मेजर किया, उसने आइडियली टेम्परेचर मेजर किया उस मर्क्यूरी का। वो तो हमारी बॉडी के टच में आया, इसलिए क्या हुआ? हमारी बॉडी और वो थर्मोमीटर थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में आए, उस वजह से मेजर हुआ। अब यहाँ पर भी जोरदार बात है, क्या आपकी बॉडी सीधा मर्क्यूरी के टच में हो रही थी क्या? नहीं। आपकी बॉडी उस ग्लास के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में आई, ग्लास मर्क्यूरी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आया, इसीलिए आपकी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है मर्क्यूरी के साथ में। यस और नो? तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि हमारे थर्मोमीटर के अंदर जो है कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? जीरो। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर से। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? तो ये एक चीज ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगला लिखेंगे हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मर्क्यूरी थर्मोमीटर देखा था, उसमें आप टेम्परेचर को मेजर कर पाए किससे? बताओ कि मर्क्यूरी कितना एक्सपांड हुआ है उससे, कि भाई मर्क्यूरी में कितना एक्सपांशन हुआ है, उससे आपने टेम्परेचर मेजर किया। तो नो, आप टेम्परेचर मेजर कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ किससे? मर्क्यूरी अगर एक्सपांड ना होता तो आप मेजर ही नहीं कर पाते। तो आपने तो आइडियली टेम्परेचर भी नहीं मेजर किया, आपने तो सिर्फ क्या मेजर किया? मर्क्यूरी कितने लेंथ तक एक्सपांड हुई, आपने वो लेंथ मेजर किया कि वो एक्सपांशन लेंथ कितना है। यस और नो? क्या मेजर किया हमने? वो एक्सपांशन लेंथ। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एक क्लैरिटी हमें क्या समझ में आया कि अगर हम वो लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उससे हमें टेम्परेचर मिला। क्लियर है? हम मान लीजिए एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, तो वो उसमें हम क्या मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? टेम्परेचर। आइडियल गैस थर्मोमीटर भी होते हैं, उसमें जैसे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होगा तो वहाँ प्रेशर को मेजर करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। ये सुनो, हमें टेम्परेचर मिलेगा। तो देयर आर सम क्वांटिटी जिनको हम मेजर करके उनकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं? टेम्परेचर। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे हमने बोला ना वो लेंथ, मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ, वो लेंथ इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो देखो इसके अंदर एक लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which changes with change in temperature. The property of material which changes with change in material. A change in temperature which changes with change in temperature. Example लिख देना, expansion of liquid. अब थर्मोमीटर प्रॉपर्टी पे आएंगे, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़े टेम्परेचर के स्केल के बारे में समझ लेते हैं कि कितने टाइप के टेम्परेचर के स्केल होते हैं, कौन कौन से स्केल जनरली हम यूज करते हैं। टेम्परेचर स्केल तो बेसिकली हर स्केल का एक क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है, और एक क्या होता है? उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। यस और नो?
एक उसका हम एक फिक्स पॉइंट होता है हर स्केल में, आपको आप एक दो फिक्स पॉइंट आपको बनाने पड़ते हैं। उसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है, उसका हायर फिक्स पॉइंट होता है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ये हमारा वो स्केल का टाइप, ये होगा लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको मैं क्या बोलूंगा, चाहे तो मैं इसको आइस पॉइंट भी बोल सकता हूँ। एक होता है अपर फिक्स पॉइंट, उसको मैं 3 पॉइंट भी बोल सकता हूँ। उसमें पहला जो है वो क्या है हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा है हमारा क्या फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा कौन सा है हमारा केल्विन। ठीक है, केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर हमारा आइस पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, इधर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर होगा तुम्हारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर होगा 273.15 डिग्री सेल्सियस, इधर होगा 373.15, ये केल्विन और ये केल्विन। ठीक है, क्लियर है, 0 नहीं है डिग्री है तो पॉइंट है 273 लिखते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल होता है 273.15। क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। तो ये 3 स्केल जनरली हम लोग समझते हैं। उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा स्केल जो है एब्सोल्यूट स्केल के नाम से जाना जाता है, एब्सोल्यूट स्केल मतलब जिसमें कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर देखा था आपने, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, वैसे ही केल्विन स्केल को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवीजन कितने हैं इसमें, तो आपको आई थिंक डिवीजन का आइडिया लग गया होगा। यहाँ 100 डिवीजन है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना हुए, नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ 100 डिवीजन है, यहाँ 180 है, यहाँ पर भी 100 डिवीजन। डिवीजन समझ में आ रहा है ना, अपर माइनस लोअर, तो हमें डिवीजन मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट स्केल, 2 स्केल के बीच का जो है हमें रिलेशन निकालना है। तो एक सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या कोई फॉल्टी अब या कोई आपने नया खुद का भी बनाया, मान लो हमारे पवन कुमार ने बनाया कि भाई पवन स्केल, और उसका वो एक फिक्स पॉइंट डिसाइड करेगा, है ना, इसमें लग गया भाई अपना यहाँ फ़ारेनहाइट ने प्रकाश सेल्सियस में सी लगा, केल्विन ने के पवन कुमार का भी हो गया मान, ठीक है। तो अब पवन कुमार वाले स्केल के अंदर मान लो पवन कुमार का पी हो गया, ये रहा हमारा पवन स्केल, ठीक है। और पवन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट अभी हमारे को आइडेंटिफाई, उसने क्या होगा भाई रिसर्च करके उसने बोला भाई अपने स्केल में 53 इज द लोएस्ट। मान लो पवन जो है कुछ चीज होगा शॉकिंग है, तो बोला कि भाई 60 लोएस्ट अपना 33,
हाईएस्ट अभी डिपेंड उसको कितना है, कितना भाई 90, बरोबर, और 90 से भी ज्यादा होता है कि नहीं? हाँ सर, 90 से भी ज्यादा कुछ 180 को बोल रहा है। एक टाइम में 180 का पैक्स मिलता है? ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन तुम बताओगे। ठीक है, मैंने 30 का पैक बनाया, हाईएस्ट पावर होगा भाई अपन 90 का ही पैक बनाएंगे। तो अब ये है, उसमें दोनों 60 हो गए। तो अब हमें एक ये लिखना नहीं है। तो अब ये लोएस्ट ऐसा कुछ भी दिया हो, और फिर आपको डिग्री सेल्सियस से पवन स्केल के अंदर जो है आपको टेम्परेचर चेंज करना है। तो वही 30 डिग्री सेल्सियस था, अब उसको पवन स्केल में हम क्या बोलेंगे वो हमें मेजर करना है। तो हम कोई भी एक स्केल से दूसरे स्केल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है वो टेम्परेचर माइनस उसका लोएस्ट पॉइंट टेम्परेचर, जिसको हम टी आई बोल रहे हैं, अपॉन टी एस माइनस टी एस। ये वन स्केल का, ये किसके इक्वल होगा? टी माइनस टी आई। उसी का कन्वर्जन इधर मिलेगा हमें, जो पवन स्केल है मान लो या कोई दूसरा स्केल है, उसका हम क्या रखेंगे यहाँ पे? आइस पॉइंट टेम्परेचर, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये हो जाएगा हमारे पास में सेकेंड स्केल। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगर मैं इन तीनों स्केल को आपस में रिलेट करना चाहूँ तो क्या मतलब किस तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ? देखिए, 30 डिग्री सेल्सियस वाला जो भी होगा वो माइनस आइस पॉइंट 0, स्टीम पॉइंट 100 माइनस 0। इसी का कन्वर्जन इधर आएगा, फ़ारेनहाइट में मिलेगा माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। उसी का कन्वर्जन केल्विन में मिलेगा माइनस ठीक है। चल रहा है। सर्च करना अलग जरूरी हो रहा है। लिखिए चलिए
मैंने आपके ग्रुप पे जो है थर्मल प्रॉपर्टी का डीक्यू भी भेज दिया और एक वर्कशीट भी भेजा है। उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद में अगर मुझे डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालना हो, क्या निकालना हो मुझे? डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्या निकालना है मुझे? डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो उस केस में क्या होगा? डिफरेंस इन टेम्परेचर का सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है डेल्टा टी अपॉन टी स्टीम माइनस टी आई इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट रहने वाला है। इक्वल टू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। मतलब जो पहले स्केल में होगा वही दूसरे स्केल में आएगा। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? जैसे मान लीजिए डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस टी आई, ये फॉर्मेट है। अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो डेल्टा टी ऑफ डिग्री सेल्सियस अपॉन स्टीम पॉइंट क्या कितना आया? 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट में है तो डेल्टा टी ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। यहाँ आएगा 212 माइनस 32। इधर आएगा डेल्टा टी इन केल्विन अपॉन 373.15 माइनस 273.15। यहाँ पर भी 100 आ रहा है, यहाँ पर भी 100 आ रहा है। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जितना डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही डिफरेंस केल्विन में भी आएगा। अरे हाँ आया ना। तो डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? चलिए आगे बढ़ेंगे। फ़ारेनहाइट का अलग है। मैंने क्या लिखा? फ़ारेनहाइट का इक्वल का लिखा। तो कांस्टेंट तो फ़ारेनहाइट का तो अलग आएगा ना, इन दोनों का इक्वल कर तो अलग ही आएगा ना। ये 100 है, यहाँ 180 है। तो डेल्टा टी एफ डिफरेंस जो डिग्री सेल्सियस में है उसका अलग फ़ारेनहाइट में आएगा। डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस टी आई इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। वो पूरा मिला के इसका और ये आपस में कांस्टेंट है। ये दोनों को इक्वेट करेगा तो डिग्री सेल्सियस में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका 9/5 टाइम्स जो है वो फ़ारेनहाइट में है। लेकिन केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में नीचे इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो कैंसिल आउट होगा ये दोनों से। चलिए आइए देखिए, वो वर्कशीट मैंने भेजा है ग्रुप पे। ये नहीं, ये वाला नहीं, उसके नीचे डीपीपी नहीं, जो वर्कशीट भेजा है उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन तुम लिखते रहा करो भाई, है ना? अगले लेक्चर में कभी ये जो अभी आप क्वेश्चन 2 एक काम करो, हाँ वो पहला वाला क्वेश्चन कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन।
वो डायग्राम दिया रिलेशन बिटवीन दी टेम्परेचर इन टीए और टीबी के बीच का रिलेशन निकालना है। टीए और टीबी के बीच का रिलेशन निकालना है। रिलेशन बिटवीन दी टेम्परेचर टीए और टीबी। टीए और टीबी के बीच का क्या रिलेशन होगा? क्या लग रहा है भाई आप लोगों को? अरे भाई सिंपल है ये तो, बहुत ही। आपको डायग्राम दिख रहा है, मुझे लगा बहुत सिंपल दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन ढूंढना तो उसके पहले में कर दिया। अब यहाँ पर आपको ग्राफ दिया हुआ है, इधर हमारे दोनों भाई, इधर क्या आया आप लोगों का आंसर? 3/2। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 180 डिग्री है, और आई थिंक यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हमारे को दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाए, अगर रैंडमली अगर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर इधर कितना होगा टीए, इधर टेम्परेचर कितना होगा टीबी, बरोबर। आपको एक चीज पता है, आप एक स्केल से दूसरे स्केल में जा ही सकते हो। ये टेम्परेचर का स्केल 1 है, ये टेम्परेचर का स्केल 2 है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया है, स्केल 1 और स्केल 2 को अगर हम इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने दिमाग लगाया आराम से। T माइनस ऑफ T ए लिया हमने, माइनस ऑफ आइस पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट टेम्परेचर कितना है 30, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना मान लेते हैं 180, यहाँ से चालू हुआ है, अपॉन डिफरेंस कितना आ रहा है 180 माइनस 30 इक्वल टू टीबी माइनस इसका लोएस्ट कितना है बताओ 0, हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 100। बस आ गया रिलेशन उनके बीच। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन करेंगे। 2019 का मेंस का पीवाईक्यू है, 2019 मेंस का पीवाईक्यू है। ग्रुप पे फोटो भेज दो चलेगा भाई, आप क्वेश्चन लिख दोगे ना यार, क्योंकि लिखवाने का अब हमारे पास टाइम, मैं कल आपको अगले लेक्चर में मैं जेरोक्स दे दूंगा, ये एक के साथ पूरा ही जेरोक्स दे दूंगा ताकि मगजमारी खत्म। ये जो हमने बेटा अभी क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन, ये 2023 के मेंस का पीवाईक्यू, सिमिलर एग्जैक्ट वहां पर पी क्यू लिखा था, इसमें ये भी लिखा है। सिमिलर क्वेश्चन 2023 के मेंस के अंदर आया हुआ, ये 2023 का मेंस का पीवाईक्यू है। अब आप देख सकते हो कि इतना घटिया क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ 2019 वाला, यस करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, ये स्केल वाला भी अपन को पढ़ना है पहले, उसके नीचे वाला क्वेश्चन कर लो फिर आते हैं। उसको काटो मत, भले अपने स्पेस छोड़ दो उसको। अभी हम अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर पढ़ेंगे, थर्मोमीटर के टाइप पढ़ने हैं।
25 आंसर आ रहा है? हाँ सर 25। ठीक सर, 25 आ रहा है तो बहुत बढ़िया। इसको अभी हम इसको मैं आपको लिखवाऊंगा, ये सेम टॉपिक अभी डाल के हम लिखेंगे। थर्मोमीटर का क्वेश्चन इसके नीचे वाला कर लो फटाफट, और फिर करते हैं, फिर हेडिंग डालो थर्मोमीटर। इसको एक्चुअली में अगर कर ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो रिलेशन आपने टेम्परेचर में लिखा है वही रिलेशन लेंथ में ठोक देना है, खत्म। -148। -148। क्या सबका आंसर आ गया है? -148 करवाने की जरूरत है। 2023 में इसका PYQ सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर दिया है, एक रैंडम स्केल है x, ठीक है, और इक्विवेलेंट टेम्परेचर दिया हुआ है 95 डिग्री x को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो बस मैंने आपको जैसे बताया था वो हमने पवन स्केल लेके किया था। यहाँ पवन स्केल नहीं है, यहाँ x स्केल क्लियर। लोएस्ट पॉइंट दिया, हाईएस्ट पॉइंट दिया है, आप 95 डिग्री x को जो है फ़ारेनहाइट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। क्या सबसे हो गया है ये? कोई कंफ्यूजन बढ़ू में आगे? चलिए जी, अभी अगला जो है लिखेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर 148 बोल रहे हैं, -148। चलिए थर्मोमीटर अब देखिए थर्मोमीटर क्या होते हैं, हम सब लोगों को पता है भाई, टेम्परेचर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है प्राइमरी थर्मोमीटर, ठीक है। प्राइमरी थर्मोमीटर जिसके अंदर हम बोल सकते हैं, प्राइमरी थर्मोमीटर के अंदर आते हैं आइडियल गैस थर्मोमीटर। कौन से आते हैं? आइडियल गैस थर्मोमीटर आ रहा है। प्राइमरी थर्मोमीटर में कौन आ रहा है? आइडियल गैस थर्मोमीटर। आइडियल गैस थर्मोमीटर के अंदर भी जो है एक कौन सा आया हमारे पास? कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, और दूसरा कौन आया इधर? कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। क्लियर है? कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस थर्मोमीटर क्यों हम चूज करें तो बेटर है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ भी लिक्विड आप एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लो या रेजिस्टेंस लो, वो सब मटेरियल पे डिपेंड करने लग जाते हैं। वे आपने अगर थर्मोमीटर लिया, लिक्विड थर्मोमीटर लिया, तो उसमें मर्क्यूरी लोगे तो उसमें एक अलग स्केल बैठेगा, ठीक है, इतना एक्सपांशन होने पर इतना टेम्परेचर। वाटर लोगे तो उसमें अलग स्केल बैठेगा, तो इतना एक्सपांड होगा तो इतना टेम्परेचर। तो इसीलिए आइडियल गैस वाले में क्या होता है कि इसमें मटेरियल पर डिपेंडेंसी हट गई है। वे आप मटेरियल को डिपेंड ही नहीं कर रहे हो। इसमें दो वेराइटी दे दिया आपने,
कि भाई एक हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा कौन सा है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला थर्मोमीटर है तो उसमें आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है तो आप क्या बोलोगे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? तो आप बोलोगे भाई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है हमारे वो प्रेशर है। क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारे? प्रेशर। और अगर हम बात करें वॉल्यूम कांस्टेंट है ना भाई, तो वीवी इक्वल टू एनआरटी है इक्वेशन, तो याद है ना हम लोगों को। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा? अगला जो है वो हमारे सेकेंडरी थर्मोमीटर। अब सेकेंडरी थर्मोमीटर में कौन कौन आते हैं? उसमें सबसे पहला आता है लिक्विड, गैस थर्मोमीटर। ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी थर्मोमीटर मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। दूसरा आता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तीसरा आता है आपका ईएमएफ थर्मोमीटर। चौथा आता है आपके पास में रेडिएशन थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर? रेडिएशन थर्मोमीटर। इसको रेडिएशन पायरोमीटर भी बोलते हैं। अब लिक्विड थर्मोमीटर बेसिकली क्या होगा? इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? इन सब की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम लोग। लिक्विड में क्या होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम या लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, एल। इधर क्या होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बताओ? रेजिस्टेंस। इधर क्या होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बताओ? ईएमएफ। इधर क्या होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? वेवलेंथ। वेवलेंथ को मेजर करो, उससे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। सबकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया।
चलिए हो गया लिखिए। अब प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, थोड़ा आज का लेक्चर लाइटर साइड में जाने वाला है क्योंकि थर्मोमेट्री इजी, असली गेम कैलोरीमेट्री में। अब देखिए क्या है, अगर x थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है और अगर वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे वेरिएशन होना चाहिए, लीनियर वेरिएशन होना चाहिए। अगर लीनियरली वेरी कर रही है, इसमें आप इसको जो है इक्वेशन फॉर्म में भी जो है लिख सकते हो। मान लीजिए आपने अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगा, t इक्वल टू ax प्लस b, जिसमें a क्या होगा, मैंने वो अच्छा लीनियरली वेरी कर रही है लेकिन स्टार्ट जो है जरूरी है कि ओरिजिन से हो, ठीक है। तो अगर लीनियरली वेरी कर रही है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू a प्लस bc, ठीक है। इसमें t मतलब टेम्परेचर हो गया, x तुम्हारी वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो उस केस में हम लोग एक, अगर हमारे पास आइस पॉइंट टेम्परेचर दिया हुआ हो और मुझे क्या दिया हुआ हो, स्टीम पॉइंट टेम्परेचर दिया हुआ हो, आइस पॉइंट टेम्परेचर पे इतना वेरिएशन हुआ है, मतलब अगर लेंथ थर्मोमीटर है, ठीक है ना, मतलब उस केस में आप क्या बोलोगे कि आइस पॉइंट टेम्परेचर में इतना लेंथ जो है था, स्टीम पॉइंट टेम्परेचर में इतना लेंथ है, तो T डिग्री सेल्सियस में कितना एक्सपांशन होगा, या इतना एक्सपांशन है इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर होगा, ये सब चीजें हमें निकालना है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप लिखोगे xt मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट T डिग्री सेल्सियस। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, इसलिए मैंने सबका ऊपर पहले थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिख दिया है और इन जनरल लिखा। तरीका क्या होता है बुक में, इसका अलग लिखो, इसका अलग लिखो, इसका अलग लिखो, इसका अलग लिखो, लेकिन सब में फॉर्मूला सेम ही। तो मैंने x दिखा दिया, x मतलब इसमें क्या होगा लेंथ, इसमें क्या होगा रेजिस्टेंस, इसमें क्या होगा ईएमएफ, फिर क्या होगा, क्लियर है। xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0, ये क्या है भाई, वही फॉर्मूला है हमारा, t माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू, मतलब ये मेजरमेंट अभी डिग्री सेल्सियस में हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, t डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 माइनस 0, यस और नो। यहाँ से मुझे जो है क्या मिल रहा है, देखो T डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, दैट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन
x100 माइनस x0 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए भाई x0 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेल्सियस, x3 मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको जो एक्स वो हाइट की वो टेम्परेचर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, लिक्विड में लेंथ होगी, ईएमएफ में ईएमएफ हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ना लेंथ हुआ। जो भी आपने 19 वो अभी एक पहला क्वेश्चन खुद से कर लिया ना आपने, वो इसके लिए आपको लेंथ दिया हुआ है। वो लेंथ पहले अगर 0 डिग्री पे कितना लेंथ, कितने हाइट तक वो लिक्विड कॉलम मर्क्यूरी कॉलम है, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। और अगर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हुआ तो रेजिस्टेंस होगा, और ईएमएफ हुआ तो ईएमएफ होगा। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? बढ़े आगे, अगला लिखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट अगर दिया हुआ होगा उस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए एक डेफिनेशन लिख दो आप। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, पता है क्या आप लोगों को ट्रिपल पॉइंट? हाँ, ऐसा पॉइंट जहाँ तीनों फेज इक्विलिब्रियम पे हो। मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें तो 2 ही फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड और गैस। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होते हैं। वैसे ही ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड भी, सॉलिड लिक्विड के साथ में और गैस के साथ, तीनों के साथ इसमें होता है इक्विलिब्रियम में। देखिए इसके अंदर ट्रिपल पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which solid liquid gas all three phase are in thermal equilibrium। solid liquid और gas all three phase are in equilibrium, all three phase are in equilibrium, all three phase are in equilibrium। ठीक है, जहाँ पर तीनों फेज किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, तो ये अगला पॉइंट, अगला उसी में लाइन लिख दो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.TTR ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। PTR मतलब प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, आया ना,
प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर जो है वो कितना रहता है हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 611.65 पास्कल या फिर 0.0068 0.0068। क्लियर, ये हो गया। अगर आपके पास में ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ है और आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है उस केस में, मतलब आपको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर आपको बोला कि ट्रिपल पॉइंट पे इतना प्रेशर है, मतलब आपको ट्रिपल पॉइंट प्रेशर दिया है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर दिया है, तो फिर पूछेंगे बताओ पी प्रेशर में कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जब आप ट्रिपल पॉइंट को ले रहे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके अंदर लिख लीजिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने किसको मान लिया है भाई, अभी इस केस में रेफरेंस लाइन कौन है, ट्रिपल पॉइंट, कौन है, ट्रिपल पॉइंट। अब गेम सब कुछ किस पे होगा, ट्रिपल पॉइंट पे होगा। एट ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू XTR, ट्रिपल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, XTR। अब यहाँ पे आप ट्रिपल पॉइंट यूज कर रहे होंगे तो वहां पे या तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी या तो प्रेशर होगी या फिर वॉल्यूम होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने अभी इन जनरल लिख दिया XTR है। अब आपको जो है क्या दिया हुआ रहेगा, टेम्परेचर निकालना उस केस में, और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट T केल्विन। अगर आप ट्रिपल पॉइंट यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर किस में रखोगे, केल्विन में। नॉर्मल पहले वाले केस में हमने टेम्परेचर किस में रखा हुआ था, डिग्री सेल्सियस में, यहाँ टेम्परेचर किस में रखा हुआ है हमने, केल्विन में। अरे हाँ या ना, T ये केल्विन इक्वल टू X, ठीक है। ये भी एक साइड में बॉक्स बना के लिख देना, अगर ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ है और वहां से अगर हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो उस केस में आप आइडियल गैस इक्वेशन जैसे यूज करते हैं, PV इक्वल टू nRT डिवाइड बाय PV इक्वल टू nRT आपने किया है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वहां तेरा T जो है वो तो किस में रख रहा है, केल्विन में। किस में रख रहा है, केल्विन में। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इफ यू आर यूजिंग ट्रिपल पॉइंट वाला मेथड, आपको क्वेश्चन में ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ है कि ट्रिपल पॉइंट पे इतनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आप याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस अप्रोच यूज नहीं करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, केल्विन। कौन सी यूज करेंगे, केल्विन। और वो अप्रोच क्या है, देखिए उस केस में टेम्परेचर इन केल्विन, क्लियर, डिवाइड बाय ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर विच इज TTR इक्वल टू X अपॉन XTR। अरे हाँ, वो टेम्परेचर इन केल्विन हमें निकालना है, TTR हमें पता है 273.16 केल्विन होता है, ये X अपॉन XTR जो भी वो भी हमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर हुआ उस टाइम पे XTR क्या होगा, PTR इक्वल। ये आइडियल गैस थर्मोमीटर में मोस्टली हम ये यूज करते हैं। ट्रिपल पॉइंट अप्रोच कहाँ यूज की जाती है, आइडियल गैस थर्मोमीटर। तो अभी आप समझ गए होंगे, ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ है आइडियल गैस थर्मोमीटर में ही, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, टेम्परेचर को रखोगे केल्विन में, और टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइड बाय ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है T केल्विन अपॉन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। अब वो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हुआ तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वाला हुआ तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉल्यूम। अगर मान लीजिए आइडियल गैस थर्मोमीटर ही है लेकिन वो ट्रिपल पॉइंट की जगह पे स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट दे रहा है, तो फिर तुम कौन सी अप्रोच यूज करोगे, पहला वाला, जिसमें तुम टेम्परेचर जिसमें डायरेक्टली निकाल सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। वहां कोई पंगा नहीं है, डिग्री सेल्सियस केल्विन आराम से वजह से निकाल लो, जिसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। इधर ध्यान रखना है हमारे को, अगर ये इशू है कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। अरे मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलो अभी एक क्वेश्चन इसका हम करेंगे फटाफट।
हाँ, ये देखो शीट का क्वेश्चन नंबर 5 करो। शीट का क्वेश्चन नंबर 5, वो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5, और आपको 1 to 10 करके लाने। इसमें जो भी बचा हुआ रहेगा वो आपको 1 to 10 क्वेश्चन खत्म करके लाने। हाँ, क्या हो गया? प्रश्न दिख नहीं रहा है ऐसा? Two absolute scale x and y have triple point of water defined to be 300x and 450y. How tx and ty related to each other? आपके पास में दो एब्सोल्यूट स्केल दिए हुए। एब्सोल्यूट स्केल बोले मतलब केल्विन वाले स्केल, ठीक है। और आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिफाइन करके दिया है, वो कितना है 300x, और दूसरे में 450y है। dx dy के बीच का रिलेशन निकालना है। बताइए जी कैसे किया है? आपको क्वेश्चन में बेटा दिया क्या है, ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बेसिकली XTR दिया हुआ है आपको, है ना। और XTR दिया हुआ है, एक में 300x है, दूसरे में 300y, 450y। और एक ही टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे हैं दो अलग अलग स्केल से, मतलब हमेशा तुम्हारा TK का वैल्यू सेम रहेगा। हाँ, अब TX और TY का रिलेशन चाहिए, तो TX और TY का हमारे को रिलेशन चाहिए। हाँ जी, हो गया? क्या आंसर? 2tx upon 2tx upon 3ty। हाँ जी, बाकी लोगों को क्या दिख रहा है? सेम आंसर आएगा इधर। 1 to 10 क्वेश्चन ट्राई करके आना है। 1 to 10 क्वेश्चन, 1 to 10, ठीक है। अगले लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन चालू करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है।
है